अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके एमडी कैट एमडी कैट रिकंडक्ट 2024 के जो बायो के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो क्वेश्चंस अभी हमारे पास हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़े ब्लर है मगर मैं आपको समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर, और कह रहे हैं CD4 रिसेप्टर की जो साइड होती है, SIT साइड, वो पाई जाती है फाउंड। CD4 रिसेप्टर की जो साइड है वो ऑल टाइप ऑफ सेल के पास होती है, किसके पास नहीं होती वो बताना है। यानी कि इसमें हमें एक्सेप्ट जो भी होगा ना वो हमारा आंसर होगा, जो भी एक्सेप्शन होगी वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन हमारे कह रहे हैं हेल्पर टी सेल। एक ऑप्शन कहता है हेल्पर टी सेल। अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि ये जो CD4 रिसेप्टर का हमें कहा है ये टी सेल्स के पास होता है। CD4 रिसेप्टर्स किसके पास होते हैं? टी सेल्स के पास होते हैं, टी सेल्स के पास। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद MHC2, इनके पास MHC2 तो कोई सेल ही नहीं है, तो ये तो आपका आंसर रिजेक्ट हो गया। ठीक है। और उसके बाद है सप्रेसर टी सेल। अब देखिए ये भी टी सेल है, ये भी कौन से सेल है? ये भी टी सेल्स हैं, सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास है वो आपका आंसर नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास है ब्रेन सेल। उसके बाद है ब्रेन सेल। तो ब्रेन सेल के पास जो CD4 रिसेप्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो जो नहीं होते वही आपका आंसर होगा। हेल्पर टी सेल के पास होते हैं तो वो आपका आंसर नहीं है। सप्रेसर टी सेल्स के पास भी होते हैं तो वो भी आपका आंसर नहीं है। MHC2 तो ऑप्शन में ही नहीं होगा, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेन सेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रशियन है, रशियन, एक रशियन साइंटिस्ट है, रशियन साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर्ड किया एक सर्टेन बीमारी को, एक खास बीमारी को उसने डिस्कवर किया। और उसने देखा कि वो जो बीमारी है वो किस तरह ट्रांसफर होती है। कुड बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट, एजेंट के जरिए बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। कुड पास थ्रू, और वो जो एजेंट है उस एजेंट की एक प्रॉपर्टी आपको गिवन है, और वो प्रॉपर्टी है कि पास थ्रू वेरी फाइन फिल्टर। वो एक बहुत छोटे फिल्टर से भी ट्रांसफर हो सकता है, एक बहुत फाइन फिल्टर से भी वो एजेंट ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसा एक ही एजेंट हो सकता है, वो है वायरस। क्योंकि वायरस का जो साइज होता है वो नैनोमीटर होता है, और नैनोमीटर साइज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली पोर्सिलिन फिल्टर से भी पास हो सकते हैं। और वायरस का जो ऑप्शन हमें गिवन है वो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, वायरसेस ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो है फंगस है। ऑप्शन नंबर सी में एल्गी है, एल्गी, अलगाई जो है वो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस इज द राइट आंसर। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल आपको गिवन है, या एग्जांपल आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक एंजाइम है। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डाइप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि रेट्रोवायरस में होता है, ये क्या होता है? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ही पता लग जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ही वायरस है जिसके पास ये फिनोमिना होता है। और आरएनए वाला अगर आपको कह रहे हैं तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये HIV वायरस की बात हो रही है। और HIV वायरस अब कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन में बी में गिवन है, तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। वायरसेस आर कॉल्ड नॉन सेलुलर इंफेक्शियस एंटाइटीज। वायरसेस को नॉन सेलुलर इंफेक्शियस एंटाइटीज कहते हैं। ये वर्ड है नॉन सेल्यूलर इंफेक्शियस एंटाइटीज। नॉन सेलुलर इंफेक्शियस मतलब जिनके पास सेल ना हो और जो बीमारी भी कॉज करते हो।
ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, इनको क्यों कहा जाता है ऐसा? एक तो इनके पास खुद के पास कोई सेल नहीं होता, तो ये सेल के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। कैन ओनली रेप्लीकेट, कैन ओनली रेप्लीकेट इनसाइड द लिविंग सेल, और कॉज इन्फेक्शुअस, और ये इन्फेक्शुअस होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शुअस पैरासाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सी बात सही है? ग्लाइकोलिसिस के आउटपुट अगर हम देखते हैं तो उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिसमें 4 ATP जो है वो फॉर्मेशन होते हैं, 4 ATP बनते हैं, जिसमें 2 ATP जो है वो शुरू का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, तो वो इन्वेस्टमेंट में खर्च हो जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सी बात सही है, तो इसका आंसर होगा 4 ATP आर प्रोड्यूस्ड, 4 ATP बनते हैं, एंड 2 ATPs, और 2 ATPs जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। 2 ATP जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं और 4 ATP बनते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट फेज, जब लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, यानी कि आसान लफ्जों में आपसे लाइट रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है, तो उससे क्या बनता है? तो ये फोटोलाइसिस की इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। फोटोलाइसिस की जो इक्वेशन है वो है H2O, जब ब्रेक होता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के बनते हैं, और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे बनता है, हाफ हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। तो ये वाली बात जो आपको गिवन है वो ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है। इसमें कहा हुआ है 2H, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एटीपी इज बेस्ट डिफाइंड एज, एटीपी को आप किस तरह बेस्ट डिफाइन करोगे? एटीपी के बारे में जानते हैं कि पहले ये एटीपी होता है, इसके बाद 3 फॉस्फेट होते हैं, फिर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इससे एडीपी अलग हो जाता है और फॉस्फेट अलग हो जाता है। तो ये फॉस्फेट को रिमूव करके एनर्जी रिलीज करता है, और ये वाली बात जो हमें गिवन है ऑप्शन में डी में गिवन है, द मॉलिक्यूल दैट रिलीज एनर्जी व्हेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। एरिथ्रोज, एरिथ्रोज कहते हैं 4 कार्बन मोनोसेक्राइड, 4 कार्बन वाला ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, और इसकी एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज, ये दोनों टेट्रोज की एग्जांपल होती हैं, ये दोनों किस एग्जांपल है, टेट्रोज की एग्जांपल है। तो कॉमनली नोन एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन में बी, टेट्रोज इज द राइट आंसर। ऑप्शन में बी, टेट्रोज इज द राइट आंसर। द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम बताना है। तो जब आपके हाइपोथैलेमस के पास कोई ऐसा सिग्नल आता है कि जिसको उसको जिसकी वजह से उसको कोई फीवर कॉज करना है, हाइपोथैलेमस को जब भी फीवर कॉज करना होता है, फीवर कॉज करना होता है, तो हाइपोथैलेमस एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है फॉर हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।